हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंश्योर आईएएस यूट्यूब चैनल। तो हमने प्रीलिम्स 2025 की तैयारी चालू कर दी है और प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए वी आर स्टार्टिंग साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स सीरीज। ओके, सो इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स हम ये देखते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, बिकॉज हमें करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिसाइड करेगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का स्टाइल कैसा है। तो लेट अस सी दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2018। तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था। जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा हुआ है? इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट देखिए क्या पूछ रहा है कि पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, दीज लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellites. Okay, so basically India के अलग अलग लॉन्च व्हीकल हैं फॉर सैटेलाइट्स एंड दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि कौन सा जो लॉन्च व्हीकल है वो किस पर्पस की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज आस्किंग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location। आपको पता है ये बेसिकली बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या PSLV से लॉन्च करी जा सकती है या नहीं। ओके, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज आस्किंग कि जो GSLV Mark 3 है वो कितने स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है with the first and the third stages उसमें solid rocket motors होते हैं and the second and the fourth stages में liquid rocket engine होता है। तो basically अगर आप देखोगे ना कि इसमें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के टाइप्स, वो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो किस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, किस टाइप के ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, और उनकी जो स्टेजेस होती हैं वो कैसी हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग थिंग्स इन अ बिट डेप्थ। इसलिए जब हम भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हम बेसिक्स की डेप्थ को एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप ये करंट अफेयर्स की सीरीज देख लेते हो अच्छे से, आपके बेसिक्स भी कवर होंगे, आपके एक साल के करंट अफेयर्स भी कवर होंगे। इवन लास्ट 2-3 ईयर्स में जो करंट अफेयर्स में टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो साइंस एंड टेक में स्कोर करने के लिए ये सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपने देख लिया कि कितने डेप्थ में चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट CE20 क्रायोजेनिक इंजन। ओके, CE20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में है हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो एक्चुअली करंट अफेयर्स में ये हुआ क्या है कि इसरो ने इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है, इसका ट्रायल जो है इसरो ने किया है ये सक्सेसफुल हो गया है। अब आप देखिए क्रायोजेनिक इंजन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो अगर हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन वर्क करता है क्रायोजेनिक फ्यूल्स पे। ओके, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रायोजेनिक फ्यूल? तो क्रायो का मतलब होता है आइसी कोल्ड या फ्रीज्ड। ओके, तो बेसिकली क्रायोजेनिक फ्यूल का क्या मतलब है कि देखिए फ्यूल जो है उसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, तो क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करता है क्रायोजेनिक इंजन। ओके, अब देखिए फ्यूल, क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज करने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत होती है और ये इंजन डेवलप करना काफी डिफिकल्ट था। और क्योंकि इंडिया ने अब CE20 एडवांस्ड क्रायोजेनिक इंजन जो है वो डेवलप कर लिया है, इसलिए ये इसरो के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट माइलस्टोन है। तो वी आर रीडिंग अबाउट दिस। तो देखिए क्रायोजेनिक फ्यूल कॉमनली यूज क्या करता है, वो लिक्विड हाइड्रोजन यूज करता है और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करता है। द सेकेंड थिंग इज कि देखिए जब फ्यूल की बात होती है तो एक होता है फ्यूल जो फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ये हाइड्रोजन है। ओके, और उसे बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
तो देखिए ऑक्सीडाइजर यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन है। एफिशिएंसी की बात करें, हमने इतनी मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन क्यों डेवलप किया? बिकॉज देखिए क्रायोजेनिक इंजन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हायर थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, हायर स्पेसिफिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक इम्पल्स? ये बहुत ही ज्यादा अगर आप देखोगे ना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म है। तो आपका फ्यूल बर्न हो रहा है तो पर टन या पर यूनिट अगर फ्यूल का बर्निंग हम करते हैं तो कितना ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम स्पेसिफिक इम्पल्स कहते हैं। ओके, तो ये टर्म है। तो अगर आप क्रायोजेनिक फ्यूल को देखेंगे या क्रायोजेनिक इंजन को देखेंगे तो दिस हेल्प्स अस इन अचीविंग अ हायर स्पेसिफिक इम्पल्स, विच मीन्स दैट कि हमें थ्रस्ट जनरेट करने के लिए कम फ्यूल की बर्निंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज वाई क्रायोजेनिक इंजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, एप्लीकेशन देखेंगे तो देखिए क्रायोजेनिक जो इंजन है वो अपर स्टेजेस ऑफ रॉकेट के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। तो अगर आप देखोगे GSLV Mark 3 देखोगे या हम बाकी जो भी अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स देखेंगे जिनमें क्रायोजेनिक इंजन यूज हो रहा है, तो हमें बेसिकली पता चलेगा कि अपर स्टेजेस ऑफ रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन यूज किए जाते हैं, स्पेशली उन मिशंस में जहां पे हाई वेलोसिटीज की जरूरत है, लाइक दोस्त जहां पे हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स अचीव करना है या हमें इंटरप्लैनेटरी पाथ्स अचीव करना है। ओके, तो अब आप देखिए इंडिया के अब मिशंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इंडिया के मिशंस ये नहीं है कि लो अर्थ ऑर्बिट में हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी। अब इंडिया के मिशंस ये हैं कि हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाना है या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में भी जो इंडिया का नेक्स्ट मिशन है वो ये है कि गगनयान है। अब गगनयान इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, तो वहां तक अगर आपको वो सेटअप करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पेलोड कैपेसिटी ज्यादा चाहिए होती है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेलोड कैपेसिटी? कि कोई भी रॉकेट है वो कितना वेट कैरी कर सकता है टू द ऑर्बिट्स। तो अगर आपके क्रायोजेनिक इंजन होंगे तो देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम होगी लिक्विड फ्यूल की वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, बिकॉज ये कूल्ड या फ्री स्टेज में है तो ज्यादा फ्यूल हम कैरी कर सकते हैं। बिकॉज क्रायोजेनिक इंजन का एक फायदा भी है कि यहाँ पे ज्यादा थ्रस्ट या ज्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक फायदा है क्रायोजेनिक इंजन का। इसलिए देखिए इंडिया इतने टाइम से अपना एक क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना चाह रहा था। ये इंडिया का दूसरा क्रायोजेनिक इंजन है, ये इंडिया का पहला क्रायोजेनिक इंजन नहीं है, दूसरा है। CE-20 इज इंडिया सेकेंड क्रायोजेनिक इंजन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ देखिए अब ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन दो टाइप के हैं, वन इज CE-7.5 एंड अदर इज CE-20। ओके, CE-7.5 क्या है? फ्यूल ये भी लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन यूज कर रहा है और CE-20 भी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन ही यूज कर रहा है। ओके, बट आप देखिए इन दोनों की इंजन किस तरीके से डिजाइन है उसमें डिफरेंस है। तो अगर आप देखेंगे CE-7.5 जो है ये एक स्टेज्ड कंबशन इंजन है। ओके, और जो आपका CE-20 है वो एक गैस जनरेटर इंजन है। तो दोनों के इंजन जो है उसका जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए CE-7.5 एंड CE-20 आर डिफरेंट। वन इज गैस जनरेटर CE-20 एंड अदर इज स्टेज कंबशन। फ्यूल आप देखेंगे दोनों में सेम यूज हो रहा है। आप देखो CE-7.5 किसके लिए है? GSLV Mark 1 और Mark 2 के लिए है, और जो आपका CE-20 इंजन है जो हमने अभी डेवलप किया हुआ है वो GSLV Mark 3 के लिए है या LMV 3 के लिए है। ओके, नाउ व्हाट इज GSLV Mark 1 एंड 2 एंड व्हाट इज GSLV Mark 3 एंड व्हाट इज LMV? तो इसके बारे में हम अभी शॉर्टली पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज द थिंग। तो अब आप देखिए इंडिया ने अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन जो पहला लॉन्च किया था वो 2013-14 के अराउंड किया था, और अब आप देखिए एक सेकेंड क्रायोजेनिक इंजन भी इंडिया ने डेवलप कर लिया है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन है और जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं तो उसके साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, बट उसके पहले हम देखेंगे कि देयर इज सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन CE-7.5 एंड CE-20। व्हाट इज दैट डिफरेंस? तो आप देखिए CE-7.5 है, हमने कहा वो स्टेज कंबशन इंजन था, और CE-20 है वो एक गैस जनरेटर वाली स्टेज है।
तो देखिए जितने भी क्रायोजेनिक इंजन्स बनते हैं उनका जो प्रोसेस होता है, अगर हम उसको क्लासिफाई करना चाहें तो हम उसको 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सम इंजन्स आर इंजन साइकिल, उनकी गैस जनरेटर साइकिल होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस जनरेटर साइकिल? कि वो कुछ फ्यूल, दे विल बर्न सम फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर इन अ सेपरेट चैम्बर टू ड्राइव अ टर्बाइन दैट पावर्स द पंप। ओके, तो पहले फ्यूल और ऑक्सीडाइजर एक सेपरेट चैम्बर में बर्न होंगे, फिर एक टर्बाइन उसके थ्रू जो है वो पावर होगी। बट आप देखिए ये जो है एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पूरा फ्यूल इसमें थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज नहीं होता है। सो दिस इज सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, बट इट इज लेस एफिशिएंट। बट आप देखिए स्टेज कंबशन साइकिल जो है वो क्या करती है, प्री बर्न सम प्रोपेलेंट एट हाई प्रेशर टू ड्राइव अ टर्बाइन एंड देन रूट्स ऑल गैसेस इनटू द कंबशन चैम्बर। तो देखिए सारी ही गैस जो है वो कंबशन चैम्बर में यहाँ पे जाएगी, वो ग्रेटर थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगी, वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो आप देखिए गैस जनरेटर साइकिल से स्टेज कंबशन इंजन जो है वो आपका ज्यादा एफिशिएंट है। वन इज एक्सपैंडर साइकिल। एक्सपैंडर साइकिल में क्या होता है कि इंजन की हीट को फ्यूल को वेपराइज करने के लिए यूज होता है। तो जब फ्यूल वेपराइज होता है तो वो एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने से टर्बाइन ड्राइव होती है और उसके बाद फ्यूल बर्न होता है थ्रस्ट के लिए। एंड देन देर इज फुल फ्लो स्टेज कंबशन साइकिल, गैसिफाइज ऑल फ्यूल्स एंड ऑक्सीडाइजर इन सेपरेट प्री बर्नर्स टू ड्राइव टर्बाइंस, देन कंबाइंस, उनको एक कंबशन चैम्बर में कंबाइन करता है। तो फुल फ्लो स्टेज कंबशन में क्या है कि पहले सारा फ्यूल जो है वो गैसिफाई होगा, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन है तो फ्यूल जो है वो लिक्विड स्टेज में है। ओके, उसके बाद प्री बर्नर्स में जाएगा, फिर टर्बाइंस उससे ड्राइव होगी और फिर वो कंबशन चैम्बर में जाएगा। ये हाईएस्ट एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस देता है फॉर द डिमांडिंग टास्क। तो दिस इंजन वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इंडिया के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, क्योंकि हम GSLV मार्क 1, मार्क 2, LMV क्या है ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, तो उसके पहले हम समझते हैं कि इंडिया के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं इनकी जो जनरेशन्स हैं वो क्या हैं। ओके, तो देखिए पहली जनरेशन क्या थी, SLV। जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थे अब वो यूज में नहीं है, बट दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज कि जब इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप हुए। तो आप इनके बारे में देखेंगे 1970s में डेवलप होना चालू होते हैं। इनकी पे लोड कैपेसिटी बहुत ही कम है, 40 kg है, एंड देन इनको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है लो अर्थ ऑर्बिट में। तो अब आप देखो कि इस तरीके के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उस समय हमारी कैपेसिटी बहुत कम थी, क्योंकि आप देखो 40 kg की बस हम सैटेलाइट बना सकते हैं और उसको हम डाल सकते हैं सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में ही। जबकि आप अगर हमें हाई परफॉर्मेंस सैटेलाइट्स चाहिए तो हमें उसे जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालना पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट लेता है 1980s में, लेकिन ये इंडिया के बहुत ही शुरुआती दिन थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के। बट आप देखो सेकेंड जो है वो ASLV है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 1980s की बात है। अब हमारी पेलोड कैपेसिटी, यानी जितना जो लॉन्च व्हीकल है वो कितना वेट कैरी कर सकता है, वो कितनी हो गई, 150 kg हो गई। और अब हायर ऑर्बिट्स में भी हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स भी लगा दिए जाते हैं। ओके, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का क्या मतलब है कि एडिशनल थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल साइड में, अगर आपने स्पेस शटल वगैरह देखी हो जो बूस्टर लगे होते हैं, हम उसको स्ट्रैप ऑन बूस्टर कहते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे ASLV की जो सक्सेसफुल पहली फ्लाइट है वो 1992 में होती है। देन कम्स अवर PSLV। PSLV इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, ये 1980s और 1990s के टाइम पे डेवलप हो रहा था। एंड देन ये काफ़ी वर्सेटाइल है। ये 1750 kg का पेलोड ले जा सकता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो इसलिए कहा जाता है कि इसरो के जितने भी स्पेशल मिशंस हैं जिसके कारण आज इसरो बहुत फेमस है, वो चंद्रयान है और मार्स ऑर्बिटर मिशन है, और इनके जो पेलोड थे वो किसने कैरी किए, PSLV ने ही कैरी किए। और फोर्थ जो साइकिल है, फोर्थ जनरेशन जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो है GSLV और GSLV मार्क 3। ओके, GSLV जो है इनकी अपर स्टेज क्रायोजेनिक है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक फ्यूल अपर स्टेज में यूज किया जाता है।
तो GSLV Mark 3 जो है इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, अप टू 4000 kg टू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और लो अर्थ ऑर्बिट में तो ये और भी ज़्यादा 10,000 kg ले जा सकता है। ओके, तो चंद्रयान 2 एंड जो आने वाला हमारा गगनयान मिशन है वो हम चाह रहे हैं कि ये वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है GSLV। ओके, तो अब इन ये तो है कि इंडिया के कैसे डेवलप हुए। ओके, बट अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में PSLV जो भी यूज में है या GSLV जो भी यूज में है या LMV जो अभी इसरो डेवलप कर रही है, इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं। ओके, सो लेट अस लुक एट दैट, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। ओके, तो अभी जो यूज में है वो PSLV है। ओके, तो जरा PSLV की स्पेशलिटी पढ़ते हैं। अब आप देखिए, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो PSLV जो है इट वॉज ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। पहली बार ये अक्टूबर 1994 में इसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च होता है। अगर आप PSLV को देखोगे तो एक 4 स्टेज व्हीकल है। वहां पे अगर आप देखोगे यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा था कि GSLV इज अ 4 स्टेज व्हीकल, बट यू विल फाइंड कि PSLV 4 स्टेज व्हीकल है। तो इसमें दोनों ही है, आप याद रखिएगा, लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपोर्शनल स्टेजेस दोनों ही हैं। एंड देन ये मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं और ये मल्टीपल ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो PSLV कैन डू व्हाट कि मल्टीपल सैटेलाइट्स को मल्टीपल ऑर्बिट्स में एक ही लॉन्च में हम कर सकते हैं। ओके, एंड देन वेरिएंट्स क्या हैं, तो देखिए PSLV के काफी सारे वेरिएंट्स हैं। PSLV CA है। PSLV CA का क्या मतलब है, PSLV कोर अलोन कहते हैं हम उसे। ओके, देन PSLV DL है, PSLV QL है एंड PSLV XL है। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैप ऑन बूस्टर, कि देखिए आपका जो भी लॉन्च व्हीकल है तो एडिशनल आपके बूस्टर्स लगे होते हैं, हम उसको स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स जो रहते हैं तो हम वेरिएंट्स का नाम देते हैं PSLV DL, PSLV QL एंड PSLV XL। एंड आपका जो PSLV कोर अलोन होता है उसमें कोई भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर नहीं लगा होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो याद रखेंगे कि PSLV एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, उसमें 2 सॉलिड स्टेज और 2 लिक्विड स्टेज हैं। ओके, एंड इट इज अ मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी, मल्टीपल ऑर्बिट कैपेबिलिटी है इसमें। पेलोड कैपेसिटी 1750 kg की है टू द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एंड 1425 kg की टू सब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, तो दिस इज इट्स कैपेसिटी। मिशन हम देखेंगे तो चंद्रयान मास ऑर्बिटल मिशन जो है वो PSLV के नोटेबल मिशंस है। स्टेजेस की बात करें, ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट। PSLV की जो फर्स्ट स्टेज है जिसे हम PS1 कहते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें, PSLV XL वेरिएंट की बात करें, तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर लगी हुई है विथ अप टू 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर। ओके, तो 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर मैक्सिमम ऐड किए जा सकते हैं PSLV में। फाइन, तो पहली स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर है। दूसरी स्टेज आप देखेंगे तो विकास लिक्विड रॉकेट इंजन है दूसरी स्टेज में। तीसरा स्टेज आप देखेंगे तो वो भी एक सॉलिड रॉकेट मोटर है। और चौथा स्टेज आप देखेंगे तो इसमें 2 अर्थ स्टोरेबल लिक्विड इंजन्स हैं। तो आपका जो PSLV का जो 4th स्टेज है उसमें 2 इंजन्स लगे हैं और वहां पे जो फ्यूल है वो लिक्विड फ्यूल है। ओके, तो अब आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड कि GSLV के जो स्टेजेस हैं वो कैसे होते हैं। दे माइट आस्क फॉर PSLV एज वेल। तो PSLV का फर्स्ट स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर है, उसमें 6 तक स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स ऐड किए जा सकते हैं। दूसरा जो स्टेज है वो विकास लिक्विड रॉकेट इंजन है। तीसरा जो है उसमें सॉलिड रॉकेट मोटर है और जो चौथा है उसमें 2 इंजन्स लगे हुए हैं। चौथे स्टेज में 2 इंजन्स है, 2 अर्थ स्टोरेबल लिक्विड इंजन्स है। ओके, रिलायबिलिटी की बात करें तो PSLV के ज्यादातर मिशन हम सक्सेसफुल देखते हैं। ओके, सो इट इज नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में कंसिस्टेंटली PSLV ने सक्सेसफुल लॉन्च, सक्सेसफुल सैटेलाइट ट्रांसफर्स किए हैं। वर्सटैलिटी अगर हम देखें तो ये
जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए भी यूज किया गया है। मिशन की फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो मल्टीपल पेलोड, मल्टी ऑर्बिट मिशन और एडवांस पेलोड अडाप्टर्स भी हैं इसमें, कि ये जो वेरिएबल पेलोड है वो कैरी कर सके। ओके, ग्लोबल मार्केट है इसका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, वर्सेटाइल है, अफोर्डेबल है। तो आप देखिए जो बाहर की कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज हैं जिनके पास खुद की लॉन्च व्हीकल की कैपेसिटी नहीं है, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि इंडिया के लॉन्च व्हीकल, उनकी सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में लॉन्च करेंगे। ओके, सो पीएसएलवी को इसीलिए वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू जीएसएलवी। तो जीएसएलवी में हम जीएसएलवी मार्क 2 के बारे में बात करें। व्हाट इज जीएसएलवी? इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो पहली फ्लाइट 2001 में लेता है और क्रायो स्टेज यानी कि क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, वो वाली जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2014 में है। अगर आप देखोगे पेलोड ये कितना कैरी करता है, 2250 किलोमीटर केजी का ये पेलोड कैरी करता है। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट में ये 6000 केजी का पेलोड लेकर के जा सकता है। अगर आप देखोगे, इवन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर है केजीज में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप 2016 का आप जा करके क्वेश्चन पेपर देखना प्रीलिम्स का, वहां पे लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर सैटेलाइट है, इसका वेट क्या है। ओके, तो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको याद कर लीजिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हैव अ लुक एट इट एंड हैव एन आइडिया कि कितना पेलोड कैपेसिटी कैरी की जा सकती है अलग अलग लॉन्च व्हीकल में। ओके, and then first stage of GSLV is S139। ओके, तो ये जो इंजन है, जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड रॉकेट मोटर इंजन है, उसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन है। तो अब आप समझिए कि जीएसएलवी को अगर हम देखें तो एक 3 स्टेज रॉकेट है। ओके, 3 स्टेज रॉकेट है और इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज का जो मेन कोर इंजन है वो सॉलिड रॉकेट मोटर है, लेकिन बाकी जो इसके स्ट्रैप ऑन लगे हुए हैं एडिशनल है वो लिक्विड स्ट्रैप ऑन है। ओके, सेकेंड स्टेज में यहाँ पे भी विकास इंजन यूज किया जा रहा है, जैसे कि पीएसएलवी में यूज किया जाता है, और आपको पता है कि विकास इंजन लिक्विड इंजन है। ओके, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है। और थर्ड स्टेज है, अपर स्टेज है, क्रायोजेनिक स्टेज है। ठीक है, तो इसमें CE 7.5 यूज किया जाता है। फ्यूल क्या है? लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। ओके, एंड देन इट इज इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज, इंडिया ने खुद डेवलप किया है ये वाला क्रायोजेनिक इंजन, जो हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक था। सिग्निफिकेंस देखेंगे तो ये 4th जनरेशन व्हीकल है और इंडिया ने अपनी क्रायोजेनिक कैपेसिटी डेवलप कर ली है अपर स्टेज के लिए। ओके, एंड देन 6 कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसेस हमें मिली जब हमने जीएसएलवी मार्क 2 को टेस्ट किया। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट LMV3। ओके, तो देखिए LMV3 मतलब क्या है। नाउ व्हाट, ओके, सो अभी हमने जीएसएलवी मार्क 2 देखा, अब हम LMV3 देख रहे हैं। व्हाट इज LMV3? तो LMV3 एक एडवांस लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको हम कहते हैं। तो ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। तो बेसिकली अब हम ज़्यादा पेलोड कैरी करना चाह रहे हैं, ज़्यादा एडवांस ऑर्बिट में ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए LMV3 की बात कर रहे हैं। अब LMV3 को आप देखोगे तो LMV3 अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी देखें तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए 4000 kg है, एंड टू LEO इट इज 8000 kg। अब आप देखिए स्टेजेस की अगर हम बात करें तो LMV3 भी 3 स्टेज व्हीकल है। हमने देखा GSLV भी 3 स्टेज व्हीकल था और LMV भी 3 स्टेज व्हीकल है। अगर इसकी स्टेजेस देखें, ओके, तो अगर आप इसकी कोर स्टेज देखोगे तो कोर स्टेज में 2 विकास इंजन है। ओके, और आपको पता है कि विकास इंजन लिक्विड प्रोपेलेंट यूज करते हैं। क्रायोजेनिक स्टेज अपर स्टेज है, तो इस अपर स्टेज को C25 कहते हैं। जो इंजन इसमें यूज हो रहा है ये CE20 है। ओके, एंड इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आप देखेंगे कि देखिए स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स भी लगे हुए हैं, S200 बूस्टर्स लगे हुए हैं। ओके, और यहाँ पे जो बूस्टर्स हैं इसका जो प्रोपेलेंट है या जो फ्यूल है
वो क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट है। ओके, तो जब हम पीएसएलवी के प्रोपेलेंट्स देख रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने देखा कि जो भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है उनमें लिक्विड प्रोपेलेंट्स है, लेकिन यहाँ पे आप जीएसएलवी या एलएमवी मार्क 3 के प्रोपेलेंट्स देखोगे तो आपको यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, एंड देन क्रायोजेनिक इंजन क्या है, CE-20, इंडिया का ये लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। ओके, एंड देन अगर हम देखें इसकी कैपेसिटी क्या है, हमने इतना सब कुछ किया, क्या कैपेसिटी अचीव करने के लिए किया, तो देखिए ये किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इंजेक्ट कर सकता है जीटीओ ऑर्बिट में, ठीक है, सिर्फ 974 सेकेंड्स के अंदर। ओके, तो जैसे हमारा CE-20 इंजन डेवलप हुआ है तो इसरो की कैपेबिलिटी फॉर हैवी सैटेलाइट लॉन्चेस एट अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, तो देखिए इतने देर से हम लोग सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल के बीच में अंतर क्या होता है, बिकॉज यूपीएससी में आस्क दिस क्वेश्चन कि विच इज बेटर, लिक्विड फ्यूल इज बेटर और सॉलिड फ्यूल इज बेटर। तो लेट अस डेल्व डीपर इनटू इट। तो अब आप देखिए प्रोपेलेंट का अगर हम टाइप देखें तो उसके हिसाब से वो सॉलिड या लिक्विड होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेलेंट? प्रोपेलेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल एज वेल एज द ऑक्सीडाइजर। ओके, उसे प्रोपेलेंट कहते हैं। तो देखिए लिक्विड प्रोपेलेंट में क्या होता है कि बेसिकली एक लिक्विड फ्यूल होता है जो कि जनरली लिक्विड हाइड्रोजन या फिर वो लिक्विड मीथेन भी हो सकती है, और ऑक्सीडाइजर जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन होती है। ओके, एंड सॉलिड प्रोपेलेंट में क्या होता है, एक प्री मिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है फ्यूल का भी और ऑक्सीडाइजर का भी, और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। फाइन, अब देखिए अगर फ्यूल अलग है तो इंजन का डिजाइन भी अलग होगा। तो देखिए जब लिक्विड फ्यूल यूज होता है तो इंजन कैसा होता है, उसमें कंबशन चैम्बर होता है, सेपरेट टैंक्स होते हैं फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के लिए, और उसके बाद वो कंबशन चैम्बर में पंप्स के थ्रू वो फ्यूल डाला जाता है। जब आपका सॉलिड स्टेज होता है तो उसमें क्या होता है, एक सील्ड केसिंग होती है, उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होता है और उसमें एक परफोरेशन होता है जिसे ग्रेन कहते हैं, तो उसके थ्रू आपका सॉलिड फ्यूल आएगा, वो बर्न होगा तो आपका थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, आपकी एनर्जी जनरेट होगी। कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो देखिए लिक्विड फ्यूल को थ्रॉटल किया जा सकता है, यानी कि वो कितना वॉल्यूम उसका निकल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, शट डाउन किया जा सकता है, उसको रीस्टार्ट किया जा सकता है। तो देखिए लिक्विड फ्यूल हमको ये एडवांटेज देता है कि हमें हायर कंट्रोल मिलता है थ्रस्ट के ऊपर। आप देखिए सॉलिड फ्यूल में ऐसा नहीं है, एक बार अगर इग्नाइट कर दिया गया तो इट विल प्रोवाइड लेस कंट्रोल वंस इग्नाइटेड, बिकॉज उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, उसको स्विच ऑफ या हॉल्ट नहीं किया जा सकता। ओके, रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी की बात करें तो देखिए लिक्विड फ्यूल के लिए इंजन जनरेट करना, उसके पूरे सिस्टम्स जनरेट करना इज वेरी टफ। ओके, तो लिक्विड फ्यूल के जो इंजन या सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे रिस्क ऑफ फेलियर ज़्यादा होता है, बट हमें यहाँ पे प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। बट अगर आप सॉलिड फ्यूल देखेंगे तो सॉलिड फ्यूल ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि सिंप्लिसिटी है, बट आप देखेंगे मूविंग पार्ट्स फ्यू है इसलिए रॉबस्ट डिज़ाइन है। जब भी हम कोई मैकेनिकल डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं तो उतने ज़्यादा पार्ट ऑफ फेलियर होते हैं जहाँ पे जितने ज़्यादा मूविंग पार्ट होते हैं। तो जब हम लिक्विड फ्यूल के इंजन देखते हैं तो हमें मूविंग पार्ट ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए लिक्विड फ्यूल का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बिल्ड करने के लिए, लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेज देखेंगे तो दीज आर लेस कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, क्योंकि इनकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये हैंडल करने में काफ़ी ईजी होते हैं। प्लस आप देखेंगे यूज इन लॉन्च व्हीकल, तो लिक्विड फ्यूल जो है या क्रायोजेनिक भी अगर हम देखेंगे तो अपर स्टेज में यूज किया जाता है। अब आप पूछिए कि जो लिक्विड फ्यूल है वो अपर स्टेज में क्यों यूज किया जा रहा है या क्रायोजेनिक है वो अपर स्टेज में क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट प्लेस करनी है। जब आपको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करनी है तो आपको अपने हिसाब का थ्रस्ट चाहिए, अपने हिसाब का फोर्स चाहिए इन शॉर्ट, तो आपको वहां पे थ्रस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है। इसीलिए देखिए प्रिसाइज ऑर्बिटल इंसर्शन के लिए, इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए आपको अपर स्टेज क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए या क्रायोजेनिक चाहिए, बट
इनिशियल स्टेजेस में जब आपको अनकंट्रोल थ्रस्ट चाहिए, आपको अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करना है, तो इसलिए वहां पे सॉलिड बूस्टर्स लगे होते हैं, क्योंकि वहां पे हमें हाई थ्रस्ट की जरूरत है. सो दैट इज वाई देखिए इसरो ने इतना टाइम बिताया इंजन्स को डेवलप करने के लिए, सेपरेटली लिक्विड और सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिशंस इसरो वांट्स टू कंटिन्यू. ओके, तो लेट अस गो फॉरवर्ड. इसके अलावा अगर हम देखेंगे, जब हम लॉन्च व्हीकल्स के बारे में देख रहे हैं, तो देखिए एक बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट है लॉन्च व्हीकल का, वो है साउंडिंग रॉकेट्स. तो अब देखिए एक्चुअली साउंडिंग रॉकेट्स है क्या. तो आप क्या कर रहे हो, सैटेलाइट बना रहे हो, आप बहुत सारे कंपोनेंट्स बना रहे हो जो आप स्पेस में सेंड करना चाहते हो. इफ़ यू वांट टू टेस्ट दोज कंपोनेंट्स कि आपने वो कंपोनेंट्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, तो आप कैसे करोगे उसको. तो देखिए वो किया जाता है साउंडिंग रॉकेट्स के थ्रू. तो यू विल प्लेस योर मेड कंपोनेंट्स टू टेस्ट देम कि वो स्पेस की कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं इन द साउंडिंग रॉकेट्स. ओके, तो अब आप देखिए इंडिया के पास पहले अपने साउंडिंग रॉकेट्स नहीं थे. तो इंडिया ने साउंडिंग रॉकेट्स किससे लिए, रशिया से लिए, M100. ठीक है, तो रशिया के जो ये M100 साउंडिंग रॉकेट्स थे, इनकी जो पेलोड कैपेसिटी थी वो 70 kg थी. ऑल्टीट्यूड ये 85 किलोमीटर का अचीव कर पाते थे. इंडिया ने फ्रेंच से भी साउंडिंग रॉकेट लिए, तो फ्रेंच सेंट्योर जो है वो एक साउंडिंग रॉकेट था. फाइन. फिर इंडिजीनियस डेवलपमेंट इंडिया ने चालू किया 1965 में साउंडिंग रॉकेट्स का, कि अब देखिए हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे और ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, हमें अपने साउंडिंग रॉकेट्स चाहिए. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी साउंडिंग रॉकेट्स डेवलप कर रहे थे और जो भी एक्टिविटी चल रही थी, उसको गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम में क्लब कर दिया, दैट इज कॉल्ड रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम. तो ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ. इसने सारी साउंडिंग रॉकेट से रिलेटेड जो रिसर्च एक्टिविटीज थी उसको एक प्रोग्राम में क्लब कर दिया. इंडिया ने पहला फुल्ली इंडियन रॉकेट्स जो है, फुल्ली इंडियन, हम यहाँ पे साउंडिंग रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, फुल्ली इंडियन साउंडिंग रॉकेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो पहले फुल्ली इंडियन साउंडिंग रॉकेट्स इंडिया ने RH-75, RH-100 और RH-125 डेवलप किए. एंड देन ऑपरेशनल साउंडिंग रॉकेट्स अगर हम देखें तो 3 वर्जन है हमारे पास. ये 8 kg से 100 kg तक का ये पेलोड ले जाते हैं, और कितने डिस्टेंस तक ले जाते हैं, 80 to 475 किलोमीटर. तो वी हैव अ रेंज ऑफ साउंडिंग रॉकेट्स विद अस नाउ. एंड देन केपेबिलिटीज की बात करें तो मल्टीपल लॉन्चेस इन अ सिंगल डे इज पॉसिबल, कि एक साउंडिंग रॉकेट से हम मल्टीपल लॉन्चेस कर सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पेस मिशन के लिए, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीयूज अ रॉकेट अगेन एंड अगेन, तो आपकी रिसर्च की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड देन डिराइव लॉन्च व्हीकल्स. तो देखिए ये साउंडिंग रॉकेट पे हमने कंपोनेंट टेस्ट कर करके ही अपने जो लॉन्च व्हीकल है वो डिराइव किए हैं. तो चाहे वो SLV हो, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV Mark 3, SSLV, RLV, TD एंड स्क्रैमजेट इंजन. जैसे जैसे करंट अफेयर्स में हम आगे जाएंगे और ये सारे टर्म्स आएंगे, हम इन्हें भी देखेंगे, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ देखेंगे, जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने ये वाले इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोग्राम देखा. जब हम साउंडिंग रॉकेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 वेरिएंट है साउंडिंग रॉकेट के. तो वो कौन कौन से हैं, RH-200, ओके, RH-300 Mark 2, ओके, एंड RH-560 Mark 2. तो ये हमारे जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं हमारे यूज़ के लिए हैं. ये जो RH-200 साउंडिंग रॉकेट है ये मेटेरोलॉजी के लिए यूज़ होता है, मीटियोरोलॉजी के लिए यूज़ होता है. RH-300 एंड RH-560 इज यूज फॉर एरोनॉमी. सो बेसिकली टेस्टिंग द पेलोड्स, टेस्टिंग द इक्विपमेंट्स विच यू आर गोइंग टू सेंड इन द स्पेस फॉर अ लॉन्गर मिशन. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है HLMV3. व्हाट इज HLMV3? ह्यूमन रेटेड LMV3. तो लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 है जो कि इंडिया का एडवांस लॉन्च व्हीकल है. इसमें ह्यूमन रेटेड का क्या मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि हम मैन्ड मिशन स्पेस में भेजें. तो हम कौन से लॉन्च व्हीकल से भेजेंगे, हम भेजेंगे HLMV3 विच इज ह्यूमन रेटेड LMV3. ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे रोल देखेंगे इसका. तो ये लॉन्च व्हीकल है बेसिकली इंडिया के गगनयान मिशन के लिए, इंडिया का मैन्ड स्पेस मिशन है उसके लिए. इसमें अगर हम देखेंगे तो देखिए तीनों स्टेजेस हैं,
सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, क्रायोजेनिक स्टेज भी है। एंड देन सेफ्टी फीचर्स देखेंगे तो देखिए ये जो लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल है ह्यूमन रेटेड है, इसमें क्रू एस्केप सिस्टम है, ठीक है। तो क्रू एस्केप सिस्टम किस लिए बनाया गया है कि मान लीजिए कि हमारा मिशन जो है हमने लॉन्च किया वो फेल हो जाता है, तो इमरजेंसी में क्रू कैसे एस्केप करेगा, तो ह्यूमन सेफ्टी के लिए ये मॉड्यूल बनाया गया है। ये जो मिशन है इसका ऑर्बिटल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑर्बिटल ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली हम ह्यूमंस को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करना चाह रहे हैं। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देख लो या चाइनीज स्पेस स्टेशन देख लो, जो भी हैं वो सारे लो अर्थ ऑर्बिट में है, विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारा यहाँ पे ऑर्बिटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऑर्बिटल मॉड्यूल को लो अर्थ ऑर्बिट में डालना चाह रहे हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल में है क्या क्या, ओके, कि ये जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल है, इसका जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है इसमें क्या है, तो इसमें क्रू मॉड्यूल है और इसके अंदर एक सर्विस मॉड्यूल है। दो मॉड्यूल्स हैं, एक क्रू मॉड्यूल है, एक सर्विस मॉड्यूल है। ये जो क्रू मॉड्यूल है ये क्या है, एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें प्रेशर मेंटेन रहेगा और आउटर लेयर्स में प्रेशर नहीं रहेगा। सो बिकॉज यहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे तो आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एयर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट अगर आप कोई मॉड्यूल स्पेस में ले जाओगे तो अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो हाउ विल द ह्यूमन सर्वाइव, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। द आउटर लेयर इज अनप्रेशराइज्ड, वाई, बिकॉज आपको पता है कि बाहर से तो कोई प्रेशर नहीं है, तो अनप्रेशराइज एक आउटर लेयर की भी ज़रूरत है, अदरवाइज इट विल एक्सपैंड, ओके। एंड देन उसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम भी रहेंगे, उसमें लाइफ सपोर्ट के लिए सिस्टम भी रहेंगे, उसमें एवियोनिक्स है, उसमें डिसेलरेशन सिस्टम है। तो ये बेसिकली री एंट्री के लिए कि क्रू एक बार चला गया बट क्रू को वापस री एंट्री करनी है, उस सेफ्टी के पर्पज से भी डिजाइन किया हुआ है। एंड देन देयर इज अ सर्विस मॉड्यूल, ओके। सर्विस मॉड्यूल में क्या है, एक अनप्रेशराइज स्ट्रक्चर है, इसमें सपोर्ट सिस्टम है। कैसे सपोर्ट सिस्टम, थर्मल सपोर्ट सिस्टम, ओके। टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, प्रोपल्शन से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, एवियोनिक्स से रिलेटेड, ये बेसिकली क्रू मॉड्यूल को सपोर्ट करेगा जब क्रू मॉड्यूल ऑर्बिट में होगा। तो सर्विस मॉड्यूल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मॉड्यूल टू द क्रू मॉड्यूल, ओके। एंड एवियोनिक्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवियोनिक्स, तो एविएशन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसको हम एवियोनिक्स कहते हैं। तो देखिए ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है विद रिडेंडेंसी फॉर एनहांस ह्यूमन सेफ्टी, कि देखिए ह्यूमन सेफ्टी के लिए हमने ये सारे मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए हुए हैं, तो एडवांस एवियोनिक्स आपके ये मिशन में है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट LMV-3 मॉड्यूल। एक और इंडिया में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप हो रहे हैं, तो ये जो हम HLMV-3 देख रहे हैं या ह्यूमन रेटेड LMV देख रहे हैं और जो SSLV देख रहे हैं, सो दीज आर अंडर डेवलपमेंट। तो अगर आप इसरो के मिशंस की बात करो जो कि अंडर डेवलपमेंट है, तो देर आर सम लॉन्च व्हीकल विच आर अंडर डेवलपमेंट। वन इज SSLV, ओके, ह्यूमन रेटेड LMV इज अंडर डेवलपमेंट। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD इज अंडर डेवलपमेंट। इंडिया में अभी स्क्रैम जेट इंजन भी अंडर डेवलपमेंट में है। तो ये सारे जो लॉन्च व्हीकल हैं वो भी अंडर डेवलपमेंट है इंडिया में, ओके। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि SSLV को इसरो क्यों डेवलप करना चाह रहा है। तो SSLV का एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसमें 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस हैं और एक ही लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज है, और वो किस लिए है, वो वेलोसिटी ट्रिमिंग के लिए है। वेलोसिटी ट्रिमिंग मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया कि देखिए जो स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी है उसको कम ज़्यादा करना पड़ता है किसी भी ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए या फिर एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए, ओके। तो इसके लिए हम लिक्विड स्टेज यूज़ करते हैं, और जब हमें इनडिस्क्रिमिनेट थ्रस्ट चाहिए होता है अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए, तो हम सॉलिड बूस्टर यूज़ करते हैं, ओके। तो हमारा जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसमें 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस है और एक लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज है, वो किसके लिए, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, उसे टर्मिनल स्टेज भी कहा जाता है, ओके। एंड देन पेलोड कैपेसिटी क्या है कि एक सिंगल सैटेलाइट जो 500 kg की है उसे 500 किलोमीटर के प्लेनर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाए, इसलिए है आपका SSLV, ओके।
इसमें जो फ्यूल होगा वो अलग फ्यूल है, कि देखिए इसमें फ्यूल क्या है, HTBP, ओके सॉरी HTPB. व्हाट इज HTPB? Hydroxyl terminated polybutadiene. You know butane is a fuel, butadiene is when there are two double bonds in butane, okay, and then हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड यानी कि उसमें एक हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फ्यूल है और इसका एक पॉलीमरिक चेन जो है वो फ्यूल है इसमें. फाइन. तो अगर आप इसकी स्टेजेस देखेंगे तो देखिए स्टेज 1 में क्या है, HTBP बेस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट, स्टेज 2 में भी वही फ्यूल है, स्टेज 3 में भी वही फ्यूल है, ओके. एंड देन थ्री सॉलिड प्रपल्शन स्टेजेस है और एक लिक्विड प्रपल्शन स्टेज है. लिक्विड में लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन ही होती है, ओके. एंड टर्मिनल स्टेज इज लिक्विड. फाइन. तो ये किस लिए डेवलप किया गया है, ये इसलिए डेवलप किया गया है कि हमें लो कॉस्ट में लो टर्न अराउंड टाइम मिले, हमें मल्टीपल सैटेलाइट्स जो हैं अगर हमें लॉन्च करनी है तो उसके लिए ये डेवलप किया गया है. एंड दिस इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. अभी इससे एक्टिव मिशंस नहीं जा रहे हैं. एक्टिव मिशंस के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. फाइन. So this is SLV3, ASLV, PSLV, XL variant, okay, GSLV Mark II and GSLV Mark III. Fine. चलिए, so this was all about satellite launch vehicle. अब हम current affairs के दूसरे टॉपिक में आते हैं, which is about NASA का एक पैंडोराज मिशन है, ओके. तो नासा का पैंडोरा मिशन अभी अभी डेवलपमेंटल फेज में गया है. नासा ने एक्चुअली क्या किया है कि एक नासा ने एस्ट्रोफिजिक्स पायनियर प्रोग्राम चलाया है. तो ये एस्ट्रोफिजिक्स पायनियर प्रोग्राम में नासा ये करना चाह रहा है कि लो कॉस्ट में हम क्या करना चाहते हैं कि हम आउटर स्पेस जो है उसका रिसर्च करना चाहते हैं. तो उसके लिए अलग अलग तरीके की सैटेलाइट्स और मिशन बना रहा है नासा. तो देर आर 4 मिशंस अंडर दिस नासास एस्ट्रोफिजिक्स पायनियर प्रोग्राम, ओके. तो उसमें से पैंडोरा अभी डेवलपमेंटल फेज में चला गया है, इसलिए वो न्यूज़ में आ गया है. मिशन का गोल क्या है, तो पैंडोरा मिशन बेसिकली एक्सोप्लैनेट जो है इसका कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करने के लिए है. तो बेसिकली ये मिशन करने क्या वाला है कि जो भी एक्सोप्लैनेट्स है, एक्सोप्लैनेट्स मतलब दोज आर द प्लैनेट्स व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम बट दे आर पार्ट ऑफ सम अदर स्टार प्लैनेट सिस्टम, ओके. तो ये जो एक्सो प्लैनेट है इसमें हाइड्रोजन या वाटर है, ये देखना चाह रहा है नासा का पैंडोराज मिशन. अब आप देखिए ये मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये एक्सो प्लैनेट्स को देखेगा जिनकी रेंज अर्थ की साइज से लेकर के जुपिटर की साइज तक है, ओके. तो बहुत ही छोटे प्लैनेट्स को नहीं देखा जा रहा है, जुपिटर से बड़े प्लैनेट्स को नहीं देखा जा रहा है. सो फ्रॉम अर्थ साइज प्लैनेट टू जुपिटर साइज प्लैनेट इनको ऑब्जर्व किया जाएगा. 20 स्टार्स एंड 39 एक्सो प्लैनेट्स. एंड देन द स्पेक्ट्रल टाइप्स ऑफ द होस्ट स्टार रेंज फ्रॉम मिड K टू लेट M, ओके. अब देखिए यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, स्पेक्ट्रल टाइप ऑफ होस्ट स्टार, ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, तो देखिए कोई भी लाइट होती है, लाइट अलग अलग कलर्स की होती है, अगर हम उसको स्प्लिट करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम बुलाते हैं. इसी तरीके से स्टार्स का भी स्पेक्ट्रम होता है. मिड K टू लेट M ये स्टार्स के जिस तरीके की भी लाइट एमिट करती है उसको क्लासिफाई करने का एक तरीका है. तो लेट अस सी अबाउट दिस, ओके. तो अगर हम स्पेक्ट्रल टाइप की बात करें तो देखिए वो O टू M होते हैं, ओके. जब वो O टू M होते हैं तो अगर कोई स्टार का स्पेक्ट्रल टाइप O है तो वो ब्लूइश होता है, ओके. अगर कोई स्टार का स्पेक्ट्रल टाइप B है तो वो ब्लू ही कलर का होता है, ओके. अगर आपके स्टार का स्पेक्ट्रल टाइप O है तो वो ब्लूइश होता है, B है तो वो ब्लू होता है, A है तो वो वाइट होता है, F है तो वो वाइट होता है, G है तो वो येलोइश होता है, K है तो वो ऑरेंज होता है और M है तो वो रेड होता है. बट आपको ये सारे टाइप्स याद करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, ट्राई टू टेक दिस कॉन्सेप्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि देखिए ब्लूइश टू रेड स्टार्स जा रहे हैं. और अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो जो ब्लूइश स्टार है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ओके. एंड जो आपका ब्लू स्टार है उसका टेम्परेचर उससे कम है, व्हाइट स्टार का उससे कम है, एंड देन जो व्हाइट या ब्लू टाइप के उसका कम है, देन व्हाइट का उससे कम, येलो का, एंड देन रेड जो है वो सबसे कूल स्टार्स हैं, ओके. तो ऑलवेज याद रखिएगा कि स्टार अगर ब्लूइश लाइट का है तो दैट इज अ वेरी हॉट स्टार, और स्टार अगर रेड कलर का है तो दैट इज अ कूल स्टार, कंपैरेटिवली अ कूल स्टार, ओके. अब आप देखिए
कि जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करें, क्यों करें, लास्ट ईयर ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि देखिए बड़े स्टार्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी फ्यूल ख़त्म करते हैं या जो छोटे स्टार्स हैं वो ज़्यादा जल्दी फ्यूल ख़त्म करते हैं। तो देखिए बड़े स्टार्स में क्या होता है कि ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा आप देखोगे हाइड्रोजन है, तो उसमें फ्यूल ज़्यादा है, उसमें प्रेशर भी ज़्यादा है, उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा फास्ट फ्यूल बर्न करता है। जो छोटे स्टार्स हैं वो धीरे धीरे फ्यूजन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो उतने जल्दी नहीं खत्म होते। तो आप देखोगे जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो ज़्यादा जल्दी अपनी लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, जितने भी छोटे स्टार्स हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, कई की तो इतनी बड़ी है कि अभी आप देखोगे बिग बैंग के टाइम से अगर उन्होंने ओरिजिनेट किया है तो अभी तक उनकी लाइफ ही नहीं खत्म हुई है। ओके, तो ये वाली चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सिमिलरली आप इस कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दो कि जो रेड स्टार है उसकी जो लाइट है दैट इज कूलर, एंड जो आपका ब्लू स्टार है दैट इज अ वेरी हॉट स्टार। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं नासा के एस्ट्रोफिजिक्स प्रोग्राम पे। ओके, तो नासा का जो एस्ट्रोफिजिक्स प्रोग्राम है उसके 4 मिशंस हैं। वन इज एस्पेरा। व्हाट इज एस्पेरा? इज ए स्मॉल सैटेलाइट। ये क्या करना चाहती है? ये गैलेक्सी का एवोल्यूशन स्टडी करना चाहती है। ओके, सो इस वाली जो सैटेलाइट है इसका मिशन क्या है? गैलेक्सी का एवोल्यूशन स्टडी करना। पैंडोरा हमने ऑलरेडी देख लिया, ये एक स्मॉल सैटेलाइट्स है, इसका मिशन क्या है? 20 स्टार्स और 39 गैलेक्सीज को ये स्टडी करेगी, सॉरी 39 प्लैनेट्स को ये स्टडी करेगी। ओके, स्टार बर्स्ट है, ये भी एक स्मॉल सैटेलाइट है, इसका काम क्या है? ये हाई एनर्जी गामा रेज जो है उनको डिटेक्ट करेगी फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार मर्जेस। ओके, तो न्यूट्रॉन स्टार्स जो है उनके मर्ज होने से जो गामा रेज जनरेट हो रही है उनको डिटेक्ट करने के लिए स्टार बर्स्ट जो है वो नासा के एस्ट्रोफिजिक्स प्रोग्राम के अंदर है। एंड देन दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मिशन, PUEO। व्हाट इज PUEO? तो दिस इज अ काइंड ऑफ बैलून। ये बैलून किस लिए है? कि अंटार्कटिका से हम इसको लॉन्च करेंगे, किस पर्पस के लिए? अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस का क्या मतलब है? देखिए, न्यूट्रिनोस एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं। अगर हम अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट कर लेंगे तो हमें उन एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिनास के बारे में पता चल जाएगा जहां पे इतने हाई एनर्जी के पार्टिकल्स जो हैं वो जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। तो दिस इज नासा का PUEO मिशन। दिस इज अ बैलून, दिस इज नॉट अ सैटेलाइट। ओके, तो नासा के एस्ट्रोफिजिक्स प्रोग्राम के अंदर ये 4 मिशन है। तो जब हम पैंडोरा पढ़ रहे हैं तो पैंडोरा इज अ स्मॉल सैटेलाइट बट इट इज ऑल्सो अ टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जिसने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया हुआ है। अब क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वी नीड एन अनदर सैटेलाइट लाइक जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो उसके लिए पैंडोराज मिशन है। तो नाउ यू सी कि पैंडोरा जो है वो एक तरीके का टेलीस्कोप है। ओके, जिसका अपर्चर यानी कि जो उसका लेंस है उसका जो साइज है अपर्चर दैट इज 17.7 इंच। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से छोटा टेलीस्कोप है, कम सेंसिटिव है, बट इट विल ऑगमेंट इट्स कैपेबिलिटीज। ठीक है, एंड ये जो मिशन है ये ट्रांजिट मेथड अप्लाई करेगा टू कैप्चर स्टार लाइट फिल्टरिंग थ्रू द एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर। ओके, तो देखिए क्या होता है कि कोई भी स्टार है अगर उसकी जो लाइट है किसी भी प्लैनेट के थ्रू गुजरती है तो वो बेंड होती है, वो इंटरैक्ट करती है। तो हम वो ये वाली जो सैटेलाइट है उसको यूज़ करके देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है, कि क्या उसमें वाटर है, ऑक्सीजन है या इस तरीके की गैसेस हैं। एंड ये क्या है, ये जो मेथड है ये यूज़ होगा, ये उस प्लैनेट के केमिकल सिग्नेचर्स को देखने के लिए काम आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट पैंडोरास मिशन इज ऑल अबाउट। ओके, देन यू सी नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स में टॉपिक है वो ये है क्यूपू के बारे में। ओके, क्यूपू, व्हाट इज दिस क्यूपू? तो देखिए क्या है, अभी रिसेंटली एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्स में वो डिस्कवर हुआ है। तो सुपर स्ट्रक्चर का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो मास है इस बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा है, वो यूनिवर्स के टोटल मास का एक सब्सटैंशियल परसेंटेज है।
तो क्यूपू ऐसा ही एक सुपर स्ट्रक्चर है। ओके, तो अगर आप देखिए क्यूपू जो है उसका नाम क्यूपू इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एंशियंट इनकन एक सिविलाइजेशन है, मैक्सिकन सिविलाइजेशन है, वहाँ का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है, तो उस वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए ये जो सुपर स्ट्रक्चर है इसका भी नाम क्यूपू रखा गया है। एंड अगर इसका मास देखें तो इट इज़ अबाउट 200 क्वाड्रिलियन टाइम्स दैट ऑफ अवर सन एंड स्ट्रेचेस ओवर 400 मेगापार्सेक्स। तो बेसिकली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सन के मास को ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको जाकर के इसका मास मिलेगा। फाइन। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्यों है, क्योंकि क्यूपू अगर ये सुपर स्ट्रक्चर अगर हम ले लें और इसके अलावा 4 और सुपर स्ट्रक्चर्स हैं जो यूनिवर्स में, अगर हम देखें उनको मिला लिया जाए तो दैट विल कंटेन 45% ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर, 30% ऑफ गैलेक्सीज ऑफ द यूनिवर्स एंड 25% ऑफ द यूनिवर्स मैटर। तो अगर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर इन 4 सुपर स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो 25% मास ऑफ द यूनिवर्स जो है वो इन 4 सुपर स्ट्रक्चर्स के अंदर ही है। एंड बात ये है कि इतना सारा मैटर और गैलेक्सी सब ये कंटेन कर रहा है, बट इट इज जस्ट 13% ऑफ द यूनिवर्स का वॉल्यूम। तो अगर यूनिवर्स का जो ज़्यादातर मास है वो किसी किसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यूनिवर्स के बाकी वॉल्यूम में क्या है? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन में थ्योरेटिकल फिजिक्स में हमेशा कई तरीके की थ्योरीज फ्लोट होती रहती हैं। ओके, सो वन ऑफ दीज थ्योरीज या जो मैटर के बारे में है वो हम देखेंगे। ओके, बिकॉज यूपीएससी हैज बीन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स। ओके, बट फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट कि क्यूपू डिस्कवर कैसे हुआ। तो क्यूपू डिस्कवर हुआ क्लास 6 क्लस्टर सर्वे से। क्लस्टर सर्वे क्या होता है कि जो भी गैलेक्सीज का कॉम्बिनेशन है तो हम उसको गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, देखिए कि स्टार्स का जो कॉम्बिनेशन है वो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी का कॉम्बिनेशन गैलेक्सी क्लस्टर कहलाता है। ओके, एंड बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर का जब कॉम्बिनेशन होता है हम उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम लाइट ईयर्स में उसका पूरा स्ट्रक्चर का लेंथ मेजर करने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा होगा, विच इज़ काउंटेड इन मेगा पार्सेक्स, नॉट इवन इन लाइट ईयर्स। ओके, तो क्यूपू जो है वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ? वो हुआ क्लास 6 क्लस्टर सर्वे से आइडेंटिफाई हुआ, जो कि यूटिलाइज करता है एक्सरे एमिशन। ओके, एंड देन अगर आप देखेंगे और कौन से सुपर क्लस्टर हैं, तो देखिए स्लोन ग्रेट वॉल, ये एक सुपर क्लस्टर जो है वो 1.38 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा है ना, दूर नहीं है, उतना बड़ा है वो। एंड देन हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल है, लेनाई का सुपर क्लस्टर है, शेपली सुपर क्लस्टर है। अब आप देखिए ये वाला जो सुपर क्लस्टर है ना, लेनाई का सुपर स्ट्रक्चर, इसमें मिल्की वे है। ओके, तो हम जिस सुपर क्लस्टर में रह रहे हैं वो लेनाई का सुपर क्लस्टर है, उसमें मिल्की वे है, उसमें जितनी भी गैलेक्सीज के क्लस्टर्स हैं उस गैलेक्सी में हमारा एक सन है जो एक स्टार है। ओके, एंड देन अदर सुपर क्लस्टर्स आर Pisces Cetus supercluster and Perseus Pisces superclusters. So these superclusters are very important because ज़्यादातर मास यूनिवर्स का यहीं पे है। ओके, तो देखिए अगर हम यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर देखना चाहें कि यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे है, तो इसकी एक बेसिक थ्योरी है, लेट अस सी अबाउट दैट। तो देखिए बोला जाता है कि यूनिवर्स में बेरियोनिक मैटर जो है वो 5% ही है। ओके, डार्क मैटर है वो 27% है, एंड डार्क एनर्जी जो है वो 68% है। ओके, यूनिवर्स का अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो क्या बोल रहे हैं कि बेरियोनिक मैटर 5% है, डार्क मैटर 27% है, और डार्क एनर्जी कितनी है? 68% है। जब हम बेरियोनिक मैटर की बात कर रहे हैं तो बेरियोनिक मैटर मतलब वो मैटर जो बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में से कंपोज्ड है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यानी दुनिया भर का मास या मैटर जिससे हम एसोसिएट करते हैं वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% ही है। अगर आपको ये बेरियोनिक मैटर की स्टडी करनी है तो आप कैसे करते हो? आप टेलीस्कोप के थ्रू करते हो, आप गैलेक्सीज का सर्वे करते हो, आप कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड को पढ़ते हो, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को पढ़ते हो। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है ये अभी हम देखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके,
देन डार्क मैटर है। ओके, डार्क मैटर इनविजिबल फॉर्म ऑफ मैटर है, ना ही ये लाइट को एमिट करता है ना ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको डार्क मैटर कहते हैं। एंड डार्क एनर्जी की अगर हम बात करें तो दिस इज द फोर्स दैट इज कॉजिंग यूनिवर्स का एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। ओके, तो डार्क एनर्जी के बारे में हमें कैसे पता चलता है? हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन को, सुपरनोवाज जो हैं इनको हम ऑब्जर्व करते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन, इससे हमें डार्क एनर्जी के बारे में पता चलता है। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, उससे हमें डार्क एनर्जी के बारे में पता चलता है। तो अब आप देखिए, जब हम इतनी बार बात करते हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व किया, तो एक्चुअली में हम ऑब्जर्व क्या कर रहे होते हैं? हम बेरियोनिक मैटर ऑब्जर्व जब करते हैं तो हम बेसिकली टेलीस्कोप से क्या देखने की कोशिश कर रहे होते हैं? अपना बेरियोनिक मैटर, या हम गैलेक्सीज का सर्वे कर रहे होते हैं। अगर हमें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में पता लगाना है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन, ये आप ऑब्जर्व करते हो। इससे आपको पता चलता है कि बेसिकली डार्क एनर्जी किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है और बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन क्या है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में पता कैसे चला। तो एक बार क्या हो रहा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जर्व जब वो करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनको हमेशा डिटेक्ट होती है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये किस सोर्स से आ रही है, बिकॉज वो अपने जो ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज वो जो अपने ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट है वो जहां भी पॉइंट करते हैं वहां से उनको ये वेव्स रिसीव होती हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में यूनिवर्स में पॉइंट कर लो तो आपको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है वो आपको डिटेक्ट होगा आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो एक्चुअली ये वेव्स आ कहाँ से रही हैं? तो धीरे धीरे इसको फाइंड किया गया और फिर पता चला कि एक्चुअली में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है क्या। तो इसको समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली अगर हम बिग बैंग की थ्योरी लेते हैं तो व्हाट डज बिग बैंग से, कि देखिए बिफोर हमारा जो यूनिवर्स है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर अभी हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो अगर हम बहुत पीछे चले जाएं द टाइम तो हमें एक चीज़ पता चलेगी कि हमारा यूनिवर्स बहुत ही एक कॉम्पैक्ट, इनफाइनाइटली डेंस और बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में था। उसके बाद एक बिग बैंग होता है जो कि एक सुपर एक्सप्लोजन है, और उस सुपर एक्सप्लोजन के बाद जो मैटर है वो स्कैटर हो जाता है, और अब आप देखोगे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। ओके, दिस इज बिग बैंग। लेकिन बिग बैंग के बाद एक्चुअली में होता क्या है? फाइन, तो देखिए जैसे ही बिग बैंग का एक्सप्लोजन होता है वहां से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो एक समय होगा जब वो बहुत डेंस तब भी होगा इवन आफ्टर द बिग बैंग। तो ये वाली जो स्टेट है वो यूनिवर्स की क्या है? प्लाज्मा स्टेट है। ये प्लाज्मा स्टेट ऐसी है कि यहाँ पे जो मैटर है वो इतना ज़्यादा हॉट है कि वो कंबाइन होकर के एटम्स नहीं बना पा रहा, वो कंबाइन होकर के हाइड्रोजन नहीं बना पा रहा, हीलियम नहीं बना पा रहा, वो बहुत ज़्यादा हॉट है। इतना ज़्यादा हॉट है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा है। तो इस केस में एक प्लाज्मा सूप की तरीके से है। और कैसा प्लाज्मा सूप है कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे न्यूट्रॉन है, यहीं पे बहुत सारे फोटॉन्स हैं। तो फोटॉन्स क्या है? यही लाइट ट्रांसमिट करते हैं। जैसे ही ये फोटॉन्स लाइट ट्रांसमिट करने के लिए निकलते हैं तो क्या होते हैं? वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाते हैं और वो वहीं पे स्कैटर होते रहते हैं। तो अगर हम बहुत पहले जाएं तो हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो ब्लैक नहीं दिखता हो, जैसे अभी हमें दिखता है। वो कैसा दिखता था? वो ऑरेंजी दिखता था, क्योंकि वहां पे लाइट जो है वो कंटिन्यूसली इधर उधर स्कैटर होती रहती थी। फाइन, धीरे धीरे ये प्लाज्मा सूप जो है वो कूल होने लगा, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था आफ्टर द बिग बैंग। तो जब यूनिवर्स धीरे धीरे करके एक्सपैंड होता है एंड हम 3,80,000 ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, नॉट फ्रॉम टुडे, बिग बैंग के बाद अगर हम 3,80,000 ईयर्स देखते हैं तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो कूल हो जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बाकी जो मैटर है उसका फॉर्मेशन हो सके। तो अब जो लाइट है वो ट्रैवल कर सकती है। तो जो लाइट ट्रैवल कर सकती है,
जब हमारा लास्ट पार्ट था जहां पे हाइड्रोजन के एटम्स फॉर्म होने लगे, इतना कूल डाउन हो गया, तो उस समय की जो लाइट एग्जिस्ट करती है उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। माइक्रोवेव बैकग्राउंड इसलिए कहते हैं कि देखिए पहले वो बहुत ज़्यादा उसकी वेवलेंथ थी जो कम थी, जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हो गया क्योंकि उसकी वेवलेंथ एक्सपैंड हो गई। साथ ही साथ आप देखो ये जो लाइट थी या ये जो फोटॉन्स थे ये हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर आप पास्ट में जाकर के देखोगे तो ये एग्जिस्ट कर रहे थे, इसलिए आपको ये यूनिवर्स के हर डायरेक्शन में मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो अगर आपको यूनिवर्स के बाकी फिनोमिना के बारे में समझना है तो आप कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करते हो। ओके, तो आई होप आपको भले ही बहुत ही क्रूडली, बिकॉज हम सारा तो डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, बट आपको कुछ तो समझ में आया हो अबाउट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ओके, तो अगर आप देखिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो वेव है इसका हम टेम्परेचर देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म होता है 2.725 केल्विन का, जस्ट अबव एब्सोल्यूट जीरो। ओके, अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लीजिए, अगर उसको स्प्लिट कर दे तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। स्पेक्ट्रम अगर हम देखेंगे तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है। ये की एविडेंस है कि बिग बैंग थ्योरी, बिकॉज अभी तो हमने ऑब्जर्व नहीं किया है ना बिग बैंग को, तो ये जो बिग बैंग हाइपोथेसिस है हम उसको जैसे इमेजिन कर रहे हैं वो सही है। एंड देन इट कंटेन्स टाइनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि अर्ली यूनिवर्स में डेंसिटी के वेरिएशंस थे। इसका मतलब है ये जो डेंसिटी के वेरिएशंस है दीज आर प्रीकर्सर्स टू गैलेक्सी एंड अदर लार्ज स्ट्रक्चर। कहने का क्या मतलब है कि देखिए अभी ये प्लाज्मा स्टेट में है, लेकिन ये प्लाज्मा में भी कहीं ज़्यादा डेंसिटी और कहीं कम डेंसिटी थी। तो यही जो है ये आगे आने वाले गैलेक्सीज और क्लस्टर्स के लिए सीड्स थे, ये हमें बताता है क्योंकि उसमें टाइनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मिलते हैं। ये पार्शियली पोलराइज्ड है। लाइट पोलराइज कैसे होती है? लाइट को बेंड किया जाए। लाइट को कैसे बेंड किया जाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के साथ इंटरैक्ट करेगी। तो अर्ली यूनिवर्स में लाइट इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही थी उसका हमें पता चलता है विद दिस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। आप इसको समझ सकते हो कि जैसे यूनिवर्स कूल हुआ, जैसे वो प्लाज्मा सूप कूल होता है, उसके बाद की जो आखिरी लाइट है वही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। तो ये यूनिवर्स की लाइट है। ओके, तो दिस इज अबाउट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। फाइन। अब आप देखिए इसको हमने ऑब्जर्व कैसे किया। तो हमारे मिशंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करने के लिए कोप, डब्ल्यू मैप, प्लैंक, ठीक है। तो इन्होंने आइडिया हमें प्रोवाइड किया कि अगर बिग बैंग के बाद एक्चुअली में यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हो रहा था। फाइन, आगे हम बढ़ते हैं। हमने एक और फिनोमिना की बात की। हमने पहले फिनोमिना की बात करी थी कि जिससे हम डार्क एनर्जी को देखते हैं वो था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। द सेकेंड इज बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशंस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन? तो ये क्या है कि यूनिवर्स में पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है इन द डेंसिटी ऑफ द विजिबल बेरियोनिक मैटर। विजिबल बेरियोनिक मैटर मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मैटर बना हुआ है, इसमें हमें डेंसिटी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसे हम बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन कहते हैं। जब हम अकाउस्टिक की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउस्टिक, यानी कि वो साउंड से रिलेटेड है। तो अगर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग के बाद जो प्लाज्मा स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता था उसके बाद की लाइट है, तो बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन बेसिकली क्या है कि यूनिवर्स की साउंड है। हम ये ऐसा क्रूडली कह सकते हैं, बहुत ही क्रूड मैनर में हम ये बात कह रहे हैं। अगर हम बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन को समझना चाहे तो बेसिकली क्या है कि डेंसिटी, आपका जो भी मैटर विजिबल है उसमें जो डेंसिटी के फ्लक्चुएशंस है वो किसकी वजह से है? बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन की वजह से। ये साउंड वेव्स का रेमिनेंट है, यानी कि जब वो प्लाज्मा सूप एग्जिस्ट करता था तब वहां पे मैटर कोई साउंड भी प्रोड्यूस करता होगा। तो साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो आपको पता है कि कहीं पे डेंस होती है, कहीं पे वो इलोंगेटेड होती है, कहीं पे कंप्रेस्ड होती है, तो कहीं पे दैट इज ओपन।
तो कंप्रेस्ड होती है तो वहां पे डेंसिटी की वो डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकती है। तो बेसिकली यूनिवर्स की उस समय की जो साउंड वेव है उसने डेंसिटी के डिफरेंस प्रोड्यूस किए होंगे। ओके, तो दैट इज वाई हमें वो डेंसिटी के डिफरेंस दिखते हैं। तो देखिए अर्ली यूनिवर्स की कंडीशन क्या है कि अबाउट 3,80,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, प्रेशर फ्रॉम रेडिएशन एंड ग्रेविटी, उन्होंने ऑसिलेशंस क्रिएट किए कि ग्रेडिएशन और ग्रेविटी है उसके कारण ऑसिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं। और वो ऑसिलेशंस कैसे हैं कि प्लाज्मा के थ्रू साउंड वेव्स जैसी जनरेट हो रही है। ओके, जैसे जैसे ये प्लाज्मा कूल होने लगा तो क्या हुआ कि आपके न्यूट्रल एटम्स बनने लगे। न्यूट्रल एटम्स बनने लगे तो जो फोटॉन्स थे वो फ्रीली मूव करने लगे, क्योंकि जब तक आपके न्यूट्रल एटम्स नहीं बने थे तो फोटॉन्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे टकराते रहते थे। अब देखिए, अब इसी समय क्या हुआ कि अकाउस्टिक वेव जो है ये फ्रोज हो गई, ठीक है, और इन्होंने गैलेक्सीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट किया, क्योंकि यही जो है वो डेंसिटी यूनिवर्स की डिसाइड कर रहे थे, बिकॉज दीज वेयर कंप्रेसिंग एंड एक्सपैंडिंग। तो अब आप देखोगे कहीं पे मैटर नहीं है यूनिवर्स में, उतना मैटर नहीं है जितना गैलेक्सीज में, कहीं नेब्यूलाज है, कहीं स्टार्स हैं, कहीं पे गैलेक्सीज है। ओके, तो दिस इज द थिंग। एंड देन BAO के स्केल इम्प्रिंट की अगर हम बात करें तो देखिए BAO बहुत ही ज़्यादा हमें मदद करता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है साउंड वेव्स ट्रैवल्ड बिफोर बीइंग फ्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं, BAO की डिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज अबाउट 150 मेगा पारसेक्स। ओके, दैट इज अबाउट 150 मेगा पारसेक्स। तो इसे स्टैंडर्ड रूलर की तरह यूज किया जाता है इन कॉस्मिक एक्सप्लेनेशन। ओके, so this is the importance of baryonic acoustic oscillation. These are the things we are trying to understand in a very crude manner, because आप देखो यूपीएससी ने एक बार पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट हॉरिजॉन, ठीक है। जब यूपीएससी ने इवेंट हॉरिजॉन का डेफिनेशन पूछा तो ये ब्लैक होल में क्या है, वहां जहां से मैटर एस्केप नहीं कर सकता वो वाली डिस्टेंस है, तो उसे हम इवेंट हॉरिजॉन कह रहे हैं, बहुत ही क्रूडली कह रहे हैं, हम एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी भी इसी तरीके से पूछ सकती है। तो जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है या बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है, बट एटलीस्ट यू शुड नो दीज थिंग्स। ओके, तो हमने ये चीज़ देखा। ओके फाइन, अब आप देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट BAO, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशन में अंतर क्या है। तो अगर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड देखेंगे तो इट इज लाइक अ ग्लो कि जो एंटायर यूनिवर्स को फिल कर रहा है, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करोगे तो आपको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रिसीव होगा। ओके, एंड दिस मैटर्स बिकॉज हमें वो पिक्चर मिलती है कि यूनिवर्स पहले कैसा दिखता था, बिकॉज whenever you are observing the universe, तो आप जेम्स वेब टेलीस्कोप से अगर ऑब्जर्व कर रहे हो किसी गैलेक्सी के बारे में, आपको पता चलता है कि वो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। ओके, तो इसका मतलब है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो गैलेक्सी कैसी दिखती होगी या आज हम देख पा रहे हैं। तो अगर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है तो वो हमें इस बारे में बताता है कि जब वो प्लाज्मा कंडीशन खत्म होती है और ये वाली जो लाइट है वो रिलीज होती है, वो ग्लो जो है वो रिलीज होता है प्लाज्मा से, तो वो हमें उसके बारे में बता रही है। उसके पहले हम देख ही नहीं सकते यूनिवर्स में, अभी तो फिलहाल नहीं देख सकते, बिकॉज क्या है कि बिफोर दिस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फोटॉन्स इस तरीके से ट्रैप थे कि वो ट्रैवल ही नहीं कर पाते थे, वो निकल ही नहीं पाते थे, तो विजिबिलिटी जीरो रहती थी उस प्लाज्मा स्टेट में। ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस। एंड बेरियोनिक अकाउस्टिक ऑसिलेशंस किस तरीके से है, वो रिपल्स या वेव्स है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैलेक्सीज थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो ये रिपल्स कब फॉर्म हुई थी, जब यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा यंग था, बहुत ही ज़्यादा डेंस था, साउंड वेव ट्रैवल करती थी थ्रू हॉट यंग यूनिवर्स, और वो एक रेगुलर पैटर्न छोड़ करके जाती थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स जो है हमें इस तरीके से जो आज के फॉर्म में दिखता है वैसा दिख रहा है। ये मैटर क्यों करती है, बिकॉज ये हमें बताती है कि यूनिवर्स कितना फास्ट एक्सपैंड कर रहा है, उसका लॉजिक देती है हमें।
और ये कॉस्मिक रूलर्स की तरह भी काम करती है। हमें साइज एंड स्केल ऑफ द रिपल्स यहाँ से पता चलता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि बेरियोनिक मैटर है, डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, तो हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और बेरियोनिक एकॉस्टिक ऑसिलेशंस जो है वो ऑब्जर्व करने होते हैं। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो क्या है, तो अभी हमें समझ में आ गया कि जो हमारा CMB है विच इज cosmic microwave background, this is a thermal radiation which is left over from the time of the recombination in Big Bang। और जो हमारा baryonic acoustic oscillation है वो क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ डेंसिटी है। अभी आप आगे जाकर के पढ़ोगे कि आइंस्टाइन रिंग भी फॉर्म होते हैं, वहां पे भी आपको BAO का रोल दिखेगा। तो आप इतने सारे यूनिवर्स से रिलेटेड फिनोमेना पढ़ोगे, आपको इसका रोल दिखेगा। ओके, ओरिजिन आप देखो तो ये कब ओरिजिनेट हुए थे, 3,80,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। ओके, एंड सिमिलरली इनका ओरिजिनेशन हम देखें तो दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउंड वेव्स दैट प्रोपोगेटेड इन द अर्ली यूनिवर्स। ओके, एंड देन इंपॉर्टेंस देखें तो ये ओल्डेस्ट लाइट है इन द यूनिवर्स। ओके, तो उस समय का टेम्परेचर, उस समय के फ्लक्चुएशन जो है वो बताती है। और इसका अगर हम देखें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड रूलर फॉर यूनिवर्स। ओके, एंड ऑब्जर्वेशन कैसे है, तो अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड रेडिएशन हमें देखने को मिलता है अक्रॉस द स्काई, जो कि हमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में मिलता है। जब हम BAOs को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, यूनिवर्स का सर्वे कर रहे होते हैं। सर्वे करते हैं तो हमें गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन और गैलेक्सी क्लस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, और जब हमें वहां पे एक पैटर्न दिखता है तो हमें BAO का ऑब्जर्वेशन होता है वहां पे। ओके, तो दिस इज अबाउट देम। तो अब हमने काफी डीप में ये प्रोसेस जान लिया कि जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट करंट अफेयर्स। अब आप देखिए, हमने ये जो टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, अब हमारे करंट अफेयर्स बहुत जल्दी जल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक्स है वो अच्छे से कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि फर्स्ट अल्ट्रा हाई न्यूट्रिनो इज डिटेक्टेड। ओके, तो अल्ट्रा हाई न्यूट्रिनो डिटेक्ट हुआ है इन डीप सी टेलीस्कोप। अब आप देखिए कि हुआ क्या है कि एक टेलीस्कोप है KM3 नेट। नाउ दिस टेलीस्कोप इज व्हाट, ये टेलीस्कोप क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्व कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। अगर हम देखेंगे ये जो KM3 नेट टेलीस्कोप है, ये है कहाँ पे, ये मेडिटेरेनियन सी में है। पर्पस क्या है इसका कि देखिए हमें न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना है। ओके, डिटेक्शन मेथड क्या है, ये वाटर को यूज करता है और वाटर में शेरेनकोव डिटेक्टर्स लगे होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेरेनकोव डिटेक्टर, जब न्यूट्रिनो जो है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक तरीके की लाइट दिखती है। उस लाइट को हम क्या कहते हैं, शेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं। जब वो शेरेनकोव रेडिएशन को हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो हम ऑप्टिकल सेंसर्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शेरेनकोव डिटेक्टर कहते हैं। तो ये जो शेरेनकोव डिटेक्टर हैं ये क्या करते हैं, ये लाइट को देखते हैं फ्रॉम द पार्टिकल कोलिजन। तो न्यूट्रिनो जब वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो जो कोलिजन होगा उससे जो शेरेनकोव रेडिएशन होगा उससे हमें पता चलेगा कि अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनो है। ओके, तो अब आप देखिए जो KM3 नेट टेलीस्कोप है इसमें दो डिटेक्टर्स है। KM3 नेट टेलीस्कोप में दो डिटेक्टर्स है, एक डिटेक्टर है ऑर्का एंड एक डिटेक्टर है अर्का। ओके, तो दिस ऑर्का एंड अर्का डिटेक्टर बेसिकली आपको फ्रांस में मिलेगा। ये KM3 नेट इटली का जो है, इसका अर्का डिटेक्टर क्या है आपको इटली सिसली में मिलेगा। एंड KM3 नेट एक ग्रीस में भी डेवलप हो रहा है, ये एक फ्यूचर साइट है जहाँ पे आपको ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी मिलेगी। ओके, तो देखिए न्यूट्रिनो को जब हमने ऑब्जर्व करना चालू किया तो पहला टेलीस्कोप जो हमने न्यूट्रिनो के लिए बनाया वो क्या था, वो एंटेरिस टेलीस्कोप था। ओके, तो अब आप देखिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया गया है ऑफ ओवर 68 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 21 कंट्रीज न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने के लिए। फाइन, अब आप देखिए KM3 नेट हमने क्या देखा कि एक डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है इन द मेडिटेरेनियन सी, उसके दो डिटेक्टर है आर्का।
आर्का जो है वो किस लिए है? ये कॉस्मिक न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्मिक न्यूट्रिनोज? तो देखिए कॉस्मिक न्यूट्रिनोज का मतलब है जो न्यूट्रिनोज हमें स्पेस से ऑब्जर्व होते हैं उसको हम कॉस्मिक न्यूट्रिनो कह रहे हैं, और जो न्यूट्रिनोज हमें एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व होते हैं उनको हम एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो कह रहे हैं। ओके, तो देखिए एक आइस क्यूब न्यूट्रिनो डिटेक्टर एंटार्क्टिका में भी है, यहाँ पे आइस यूज होती है। ओके, वहां पे जो हम KM3 नेट की बात कर रहे हैं उसमें वाटर यूज होता है। न्यूट्रिनोज को हम क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फोटॉन्स के बाद अगर कोई सबसे अबंडेंट पार्टिकल्स हमें दिखते हैं तो वो न्यूट्रिनोज हैं। न्यूट्रिनोज बहुत ही ज़्यादा वास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस। तो मान लीजिए कहीं सोर्स पे न्यूट्रिनो जनरेट हुए, अगर वो बहुत ही कम इंटरैक्ट करके आप तक पहुंच रहे तो आपको उस सोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। एंड हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी जानना चाह रहे हैं। ओके, so that is why neutrinos are important. Neutrinos reveal secrets of supernova, gamma ray burst, black hole. Neutrinos हमें cosmic rays, dark matter और hidden space phenomena देखने में भी मदद करते हैं। Okay, so this is about neutrinos. और अंडर वाटर ही हमने क्यों रखा है कि देखिए सी वाटर जो है न्यूट्रिनो जब इंटरैक्ट करता है तो वो शेरेनकोव लाइट डिटेक्ट करते हैं। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वैसे तो न्यूट्रिनोज आपको बहुत ज़्यादा डिटेक्ट भी नहीं आप कर पाओगे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी न्यूट्रिनो आ रहा है तो ये न्यूट्रिनो यूनिवर्स में या स्पेस में बाकी जगह को ट्रैवल करके आया होगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो आपको बहुत ही दूर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल फिनोमेना के बारे में यहाँ से पता चलेगा। दैट इज वाई इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखिए न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज आई एम टीचिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आर पासिंग थ्रू मी। तो वो बिल्कुल भी इंटरैक्शन नहीं करते, इसलिए हम न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। ओके, अब आप देखिए कि जब हम न्यूट्रिनोज की बात करें तो क्या है? चार्जलेस पार्टिकल है। पहले ये सोचा जाता था कि न्यूट्रिनो इज मासलेस ऑल्सो, बट न्यूट्रिनो इज नॉट मासलेस, उसका बहुत ही एक्सट्रीमली टाइनी मास होता है। ठीक है, हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज कहाँ से आते हैं? कॉस्मिक इवेंट से आते हैं। तो आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा है, ब्लैक होल है, ठीक है, वहां से आते हैं हाई एनर्जी न्यूट्रिनो। डिटेक्शन के चैलेंज है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट क्योंकि वो इंटरैक्ट ही नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा डार्क एनवायरनमेंट हमें चाहिए होता है न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि शेरेनकोव रेडिएशन जो है वो फ्लैशेस होते हैं। ठीक है, जब न्यूट्रिनो वाटर या आइस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अंडर वाटर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी अगर हम बनाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है कि वाटर कम लाइट स्कैटर करेगा और जो आपका आइस है वो ज़्यादा लाइट स्कैटर करता है। तो अगर आप देखोगे ज़्यादा लाइट स्कैटर हो जाएगी तो जो आपकी इंटेंसिटी है ऑब्जर्वेशन सिग्नल्स की वो कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा लाइट स्कैटर हो जाएगी तो हमारे ऑब्जर्वेशनल जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा फेंट हो जाएंगे, तो हमें अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर है कि हमारे पास अंडर वाटर लोकेशन रहे न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए। दिस इज नॉट द ओनली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, देयर आर सो मेनी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो अगर आप देखोगे आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इट इज वेरी फेमस, वो अंटार्कटिका में है। ओके, फिर देन देर इज सुपर के ऑब्जर्वेटरी इन जापान। अगर आप जा करके देखिए, ज़रा सर्च करिएगा सुपर के ऑब्जर्वेटरी जापान, तो बहुत ही हाई टेक ऑब्जर्वेटरी ये दिखती है। ओके, सडबरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, तो दैट इज इन कैनेडा। देन देर इज अनदर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कैमलैंड कहलाती है, वो भी जापान में। एंड टैरिसन इज इन मेडिटेरेनियन सी, KM3 नेट इज इन मेडिटेरेनियन सी। देर इज अ बोरेक्सिनो डिटेक्टर एंड ये भी है इटली में। एंड देन देर इज अ ड्यून जो कि USA में है। इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इट्स ओन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन थेनी। ओके, तो जो थेनी के जो हिल्स हैं उसके अंदर हम एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो बनाना चाह रहे हैं। फाइन, so this is about neutrino observatory. So next we'll continue in the video, but I think बहुत ही ज़्यादा basic concepts हमने यहाँ पे cover किए। Now we'll cover the current affairs very fastly. So stay tuned to this series. आपको science and tech के ज़्यादातर question यहाँ पे UPSC 2025 में बन जाएंगे। Thank you so much.
तो आपका